सन 334 बीसी दो साम्राज्य इतिहास के किनारे खड़े थे। एक जिसने 200 सालों तक दुनिया पर राज किया और दूसरा जो बस जन्म लेने वाला था। पूरब में था पर्शियन एम्पायर, उस समय का सबसे विशाल साम्राज्य जो इंडिया से लेकर मेडिटेरेनियन तक फैला हुआ था, और पश्चिम में था मैसेडोनिया, एक छोटा राज्य जिसका नेतृत्व कर रहा था सिर्फ 22 साल का एक राजा अलेक्जेंडर, जिसने अभी 2 साल पहले ही सिंहासन संभाला था। जो आगे हुआ उसने प्राचीन दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी ना तो सिर्फ हीरो की है ना विलेन की, ये है 2 शासकों की कहानी जो असंभव चुनौतियों से टकराए, 2 साम्राज्यों की जिनकी ताकतें और कमजोरियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, और एक ऐसी जंग की जिसे कोई भी पक्ष पूरी तरह समझ नहीं पाया जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो गया। यह है कहानी जब साइज टकराया स्ट्रेटेजी से, जब ट्रेडिशन भिड़ी इनोवेशन से, और जब एक पुरानी दुनिया खत्म हुई और एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। 336 बीसी अखामेनियन पर्शियन साम्राज्य उस समय दुनिया का एक चमत्कार था। प्रशासन, संस्कृति और शक्ति का ऐसा संगम जिसे इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। 200 साल से ज्यादा तक इस एम्पायर ने अलग अलग लोग और सभ्यताएं 3 कॉन्टिनेंट्स तक एक साथ जोड़े रखे थे। परसेपोलिस, सूसा, बेबीलोन, ये शहर सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे जो एक अनइमेजिनेबल पैमाने पर एम्पायर को चला रहे थे। पर्शिया की वेल्थ अकल्पनीय थी। हिस्टोरियंस के मुताबिक रॉयल ट्रेजरीज में करीब 1,80,000 टैलेंट्स सोना चांदी जमा था। लेकिन सिर्फ दौलत से जंग नहीं जीती जाती। एम्पायर जितना बड़ा था उतनी ही उसकी मुश्किलें भी। कम्युनिकेशन में हफ्तों लगते थे, आर्मीज को कोऑर्डिनेट करने में महीनों, और रीजनल सैट्रैप्स यानी गवर्नर्स अब धीरे धीरे खुद ही छोटे राजा बन चुके थे। डारियस थर्ड ने 336 बीसी में सत्ता संभाली। एक कॉम्प्लिकेटेड सक्सेशन क्राइसिस के बाद वो बहादुर था, अपनी अर्ली करियर में सिंगल कॉम्बैट में जीत भी चुका था, लेकिन उसने जो एम्पायर विरासत में पाया वो अंदर से कमजोर पड़ चुका था। मिलिट्री पुरानी हो चुकी थी, सैट्रैप्स भरोसेमंद नहीं थे, और विशाल टेरिटरीज को संभालने में ट्रेजरी भी अब दबाव में थी। उधर मैसेडोनिया में फिलिप II एक मिलिट्री रेवोल्यूशन खड़ी कर दी थी। जिस किंगडम को लोग पिछड़ा समझते थे वो अब एक प्रोफेशनल मिलिट्री मशीन बन चुका था। मैसेडोनियन फलैंक्स अपनी 18 फुट लंबी सरिसस के साथ प्राचीन दुनिया में किसी भी आर्मी से अलग थी, और कंपेनियन कैवलरी वो शॉक फोर्स थी जो दुश्मन की लाइन तोड़ने की ताकत रखती थी। अलेक्जेंडर को बचपन से ही 2 दुनियाओं की शिक्षा मिली। 3 साल एरिस्टोटल से फिलॉसफी, साइंस और ग्रीक कल्चर सीखी, और साथ ही अपने पिता की लड़ाइयां देखकर मिलिट्री टैक्टिक्स प्रैक्टिकली समझी। 16 साल की उम्र में वो मैसेडोनिया का गवर्नर बना और 18 में बैटलफील्ड में सैनिकों का नेतृत्व किया। उसका फेमस स्टोरी बुसेफलस, वो घोड़ा जिसे कोई काबू नहीं कर सका। अलेक्जेंडर ने देखा कि वो अपने शैडो से डर रहा है, तो उसने घोड़े को सूरज की ओर मोड़ दिया। प्रॉब्लम को ताकत से नहीं, समझ से हल किया। शायद कहानी पूरी सच ना हो, लेकिन ये बताती है कि अलेक्जेंडर सिर्फ लड़ाकू नहीं, ऑब्जर्वर था। वो देखता था, सीखता था और फिर अडेप्ट करता था। 336 बीसी फिलिप II की मिस्टीरियस असैसिनेशन होती है। सिर्फ 20 साल का अलेक्जेंडर अब राजा बनता है, और साथ ही विरासत में मिलती है पॉलिटिकल केओस। कई सिटी स्टेट्स बगावत कर देते हैं, सोचते हैं कि जवान राजा मतलब कमजोर राजा। यहां तक कि कुछ जनरल्स भी डाउट करते हैं कि क्या अलेक्जेंडर सच में रेडी है। लेकिन कुछ ही महीनों में उसने सबको गलत साबित कर दिया। उसने तेजी से, सख्ती से और समझदारी से एक्शन लिया। रिबेलियंस को कुचल दिया गया, जनरल्स वफादार हो गए। फिर पर्शियन एम्पायर के मैसेंजर्स आए, वो पुराने ट्रिब्यूट की मांग लेकर जो मैसेडोनिया हर साल चुकाता था। अलेक्जेंडर ने साफ मना कर दिया। यह सिर्फ पैसे का सवाल नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन थी। अब पर्शिया और मैसेडोनिया के रिश्ते बदलने वाले थे, हमेशा के लिए। स्प्रिंग 334 बीसी अलेक्जेंडर अपनी लगभग 35,000 इन्फेंट्री और 5,000 कैवलरी के साथ एशिया में कदम रखता है। उसकी सेना छोटी है, लेकिन डिसिप्लिन और ट्रेनिंग में बेमिसाल। पर्शियन एम्पायर की आबादी करोड़ों में थी, जबकि मैसेडोनिया की कुल पॉपुलेशन मुश्किल से 5 लाख के आसपास। अलेक्जेंडर की स्ट्रेटजी साफ थी, तेजी से आगे बढ़ो, डिसाइसिव बैटल्स जीतो
और कोस्टल सिटीज पर कंट्रोल करके पर्शियन फ्लीट को बेसिस से वंचित कर दो। वो दांव लगा रहा था कि पर्शिया का साइज ही उसकी कमजोरी बनेगा। इतना बड़ा एम्पायर जल्दी अपनी फोर्सेस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। बैटल ऑफ ग्रैनिकस 334 ईसा पूर्व। पहला बड़ा सामना हुआ ग्रैनिकस रिवर पर। यहां लोकल पर्शियन सैट्रैप्स ने कैवलरी फोर्सेस जमा कर रखी थी और नदी के उस पार स्ट्रेटेजिक ऊंचाई पर पोजीशन ले रखी थी। अलेक्जेंडर को नदी पार करके अपहिल लड़ाई लड़नी थी, एक लगभग असंभव स्थिति। लेकिन अलेक्जेंडर ने एग्रेशन चुना। उसने खुद अपनी कंपेनियन कैवलरी को लीड किया, सीधे नदी पार करते हुए हमला बोला। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि अलेक्जेंडर लगभग मारा गया था। उसे उसका दोस्त क्लाइटस बचाता है, जिसने एक पर्शियन नोबल को काट गिराया जो अलेक्जेंडर को मारने वाला था। रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन रिजल्ट भी उतना ही बड़ा निकला। पर्शियन कैवलरी टूटकर भाग गई। अलेक्जेंडर की टैक्टिकल जीत ने ग्रीक शहरों में एक संदेश भेज दिया, पर्शिया को हराया जा सकता है। अब कई सिटीज अपनी लॉयल्टी पर फिर से सोचने लगे। मोमेंटम शुरू हो चुका था। बैटल ऑफ इस्सुस 333 ईसा पूर्व। अब डारियस III खुद मैदान में उतरने का फैसला करता है। उसने एक विशाल आर्मी इकट्ठी की, सोर्सेस के मुताबिक 1 लाख से 6 लाख तक। हालांकि मॉडर्न हिस्टोरियंस का मानना है कि असली संख्या शायद इससे बहुत कम थी। बैटलफील्ड था इस्सुस, एक तंग कोस्टल प्लेन। यहां जियोग्राफी ने अलेक्जेंडर का साथ दिया। डारियस की बड़ी आर्मी पूरी तरह डिप्लॉय नहीं हो सकी, जबकि अलेक्जेंडर की छोटी और फ्लेक्सिबल सेना को मैन्यूवर करने में एडवांटेज मिला। लड़ाई बेहद इंटेंस थी। दोनों फ्लैंक्स पर हेवी कम्बैट चला। अलेक्जेंडर ने डारियस की पोजीशन पहचान ली और सीधा कैवलरी चार्ज पर्शियन सेंटर पर बोला। यह टैक्टिकल ब्रिलियंस के साथ साइकोलॉजिकल अटैक भी था, क्योंकि अगर राजा मर जाता तो पूरी आर्मी टूट जाती। डारियस बैटलफील्ड छोड़ देता है। कुछ कहते हैं पैनिक में, कुछ कहते हैं टैक्टिकल नेसेसिटी थी, लेकिन परिणाम एक ही, राजा के जाते ही पर्शियन आर्मी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। कमांड टूट जाती है, सोल्जर्स भागने लगते हैं और बैटल एक कंप्लीट राउट में बदल जाती है। अलेक्जेंडर ने डारियस के परिवार को कैद किया, लेकिन उनके साथ सम्मान से पेश आया। यह सिर्फ दया नहीं थी, यह स्ट्रैटेजी थी। वो पर्शिया को मिटाना नहीं चाहता था, वो उसे रूल करना चाहता था। अगले 2 सालों में अलेक्जेंडर ने ईस्टर्न मेडिटेरेनियन को सिस्टमैटिकली कैप्चर किया। सीज ऑफ टायर 7 महीने चला। इसने दिखाया कि अलेक्जेंडर ओपन बैटल में जितना ब्रिलियंट है, फोर्टिफाइड सिटीज के सामने उतनी ही चैलेंजेस हैं। इजिप्ट ने उसका स्वागत किया, पर्शियन रूल से मुक्ति दिलाने वाले के रूप में। इस दौरान डारियस ने कई बार शांति प्रस्ताव भेजे, टेरिटरी देने का, धन देने का, यहां तक कि रॉयल मैरिज अलायंस तक का। लेकिन अलेक्जेंडर ने हर बार मना किया, क्योंकि उसका लक्ष्य था कंप्लीट विक्ट्री, न कि कॉम्प्रोमाइज। बैटल ऑफ गौगामेला 331 BC। इस बार डारियस ने जमीन खुद चुनी, एक चौड़ी समतल प्लेन जहां उसकी विशाल सेना डिप्लॉय हो सके। उसने वॉर एलिफेंट्स, साइथ चैरियट्स, कैवलरी और दर्जनों नेशंस के इन्फेंट्री को इकट्ठा किया। हर लिहाज से डारियस के पास एडवांटेज था। उसकी आर्मी 2 गुना बड़ी थी, टेरेन उसके पक्ष में था, यहां तक कि जमीन भी समतल कराई गई थी ताकि चैरियट्स तेज दौड़ सकें। लेकिन अलेक्जेंडर ने इतिहास की सबसे स्टडीड टैक्टिकल मैन्यूवर अपनाई। वो अपनी आर्मी को दाईं ओर ओब्लिकली मूव करने लगा, जिससे डारियस को अपनी लाइन बढ़ानी पड़ी ताकि वो फ्लैंक न हो जाए। असल में अलेक्जेंडर गैप्स पैदा कर रहा था, और जब सही मौका आया उसने बाईं ओर मुड़कर सीधा गैप में चार्ज कर दिया। कंपेनियन कैवलरी ने पर्शियन सेंटर को चीर डाला। यह मूव ब्रिलियंट थी, लेकिन रिस्क भी इमेंस था, क्योंकि बैटलफील्ड के दूसरे हिस्सों में मैसिडोनियंस पर भारी दबाव था। अगर अलेक्जेंडर का गैम्बल फेल हो जाता तो पूरी आर्मी खत्म हो सकती थी, लेकिन इतिहास खुद उसके पक्ष में था। एक बार फिर डारियस बैटलफील्ड छोड़ देता है, एक बार फिर उसकी आर्मी टूट जाती है। इतिहासकार आज भी डिबेट करते हैं, क्या डारियस के पास कोई और विकल्प था? क्या वो रहकर लड़ सकता था? शायद नहीं, शायद हाँ, हम नहीं जानते। गौगामेला की लड़ाई के बाद पर्शियन एम्पायर की रेजिस्टेंस लगभग खत्म हो जाती है। बेबीलोन अपने दरवाजे खोल देता है, सूसा बिना लड़े सरेंडर कर देता है। ये इसीलिए नहीं कि पर्शियन लोग अलेक्जेंडर को चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जिसने पूरे एम्पायर को जोड़े रखा था, वो अब टूट चुका था। अलेक्जेंडर का अप्रोच टू कॉन्क्वेस्ट काफी कॉम्प्लेक्स था। वो पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपनी जगह पर बनाए रखता है, कुछ पर्शियन कस्टम्स अपनाता है, और खुद को एक फॉरेन कॉन्करर नहीं बल्कि पर्शियन किंग्स का लेजिटिमेट सक्सेसर बताता है।
ये पूरी तरह से प्रैग्मेटिक मूव थी, क्योंकि इतने बड़े एम्पायर को बिना लोकल एलिट्स के कोऑपरेशन के चलाना नामुमकिन था। जब अलेक्जेंडर परसेपोलिस यानी सेरेमोनियल कैपिटल पहुंचता है तो उसकी आर्मी वहां 200 सालों की जमा हुई वेल्थ देखती है। द ट्रेजरी अलोन इज मैसिव, करीब 1,20,000 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इतना कि उसे ढोने के लिए हजारों म्यूल्स और कैमल्स की जरूरत पड़ी। फिर पैलेस कॉम्प्लेक्स जल जाता है। एंशिएंट सोर्सेज इस पर अग्री नहीं करते। कुछ कहते हैं ये रिवेंज था पर्शिया द्वारा एथेंस जलाने के लिए 150 साल पहले। कुछ कहते हैं ये ड्रंकन पार्टी एक्सीडेंट था और कुछ कहते हैं ये एक सिंबॉलिक एक्ट था, पुराने पर्शियन ऑर्डर के अंत को दिखाने के लिए। पर जो भी वजह रही हो, उसका सिंबॉलिक इंपैक्ट बहुत बड़ा था। परसेपोलिस अकीमेनिड एम्पायर का दिल था। उसका जलना सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं, बल्कि 2 शताब्दियों पुराने पॉलिटिकल सिस्टम के अंत का संकेत था। डैरियस ईस्ट की तरफ बैक्ट्रिया भाग जाता है, नई आर्मी जुटाने की कोशिश में, लेकिन अब उसकी अथॉरिटी खत्म हो चुकी थी। उसका ही सैट्रैप, बेसिस और कुछ अन्य नोबल्स समझ जाते हैं कि अब जीत की कोई उम्मीद नहीं, तो वो डैरियस को लायबिलिटी मानकर उसे मार देते हैं और उसकी लाश को एक वैन में छोड़ देते हैं। जब अलेक्जेंडर के स्काउट्स वहां पहुंचते हैं, डैरियस मर चुका होता है। ग्रीक और रोमन सोर्सेज बताते हैं कि अलेक्जेंडर ने रोकर उसे ऑनरेबल बेरियल दिया, लेकिन पर्शियन सोर्सेज इस पर शक जताते हैं कि उसकी इंटेंशंस क्या थी। मिलिट्री टर्म्स में डैरियस की मौत का मतलब था कि अब कोई और सेंटर ऑफ पावर नहीं बचा। अलेक्जेंडर बेसिस और बाकी असैसिन्स का पीछा करता है और उन्हें एग्जीक्यूट करवाता है। ये दोनों जस्टिस और प्रैक्टिकलिटी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग समझें कि रेजिसाइड, राजा की हत्या, कभी एक्सेप्टेबल हो सकती है, भले ही उससे उसे फायदा हो। बाय 323 BC लड़ाई खत्म हो चुकी थी, पर अब अलेक्जेंडर के सामने एक और बड़ी जंग थी, वो एम्पायर चलाने की, जिसे उसने जीता था। अब उसका साम्राज्य ग्रीस से लेकर इंडिया तक फैला था, इजिप्ट से लेकर सेंट्रल एशिया के किनारों तक। लाखों लोग, सैकड़ों भाषाएं, दर्जनों धर्म और हर जगह अपनी अपनी कानून और परंपराएं। अलेक्जेंडर का विजन बड़ा था। वो पर्शियन प्रशासन को बरकरार रखता है, पर अपने भरोसेमंद कमांडर्स को ऊंचे पद देता है। वो एक पर्शियन राजकुमारी से विवाह करता है और अपने सैनिकों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। वो पर्शियन रीति रिवाजों और देवताओं का सम्मान करता है। वो चाहता है एक नई दुनिया बनाना, जहां ग्रीक और पर्शियन संस्कृतियां एक हो जाएं। लेकिन एकता आसान नहीं थी। मैसेडोनियन सैनिकों को लगता है कि वो अपने घर से दूर किसी और की धरती पर बसाए जा रहे हैं। पर्शियन कुलीन वर्ग को लगता है कि उनकी शक्ति छीनी जा रही है, और दूर के ग्रीक नगरों को समझ नहीं आता कि बेबीलोन से चलने वाला शासन उनका कैसे हो सकता है। सामान्य लोगों के लिए, किसानों, व्यापारियों, कारीगरों के लिए कुछ चीजें वैसी ही रहीं। फसलें अभी भी बोई जाती थीं, टैक्स अभी भी वसूले जाते थे, मंदिरों में पूजा अब भी होती थी, पर बहुत कुछ बदल चुका था। अब ग्रीक भाषा सत्ता और व्यापार की भाषा बन रही थी। पुराने कुलीन घराने खो रहे थे अपना अधिकार। धीरे धीरे जन्म ले रही थी एक नई दुनिया, द हेलेनिस्टिक वर्ल्ड, जहां विचार, कला और ज्ञान सीमाओं से परे जा रहे थे। लेकिन उसके मैसेडोनियन सोल्जर्स को लगता है कि अलेक्जेंडर अब फॉरेन बनता जा रहा है, अपनी जड़ों को छोड़कर। ये टेंशन धीरे धीरे सीरियस हो जाती है। अलेक्जेंडर के कुछ सबसे करीबी फ्रेंड्स और जनरल्स उसके खिलाफ बोलने लगते हैं, कुछ तो प्लॉट तक करते हैं। अलेक्जेंडर का रिस्पॉन्स रूथलेस होता है। वो कई पुराने साथियों को एग्जीक्यूट करवा देता है। वो आर्मी जो एशिया पार करते वक्त यूनाइटेड थी, अब टूटने लगती है, इस बात पर कि उन्होंने क्या जीता है और अब उसे कैसे चलाया जाए। सालों की लड़ाइयों और थकावट के बाद अलेक्जेंडर की आर्मी इंडिया पहुंचती है। उन्होंने हजारों माइल्स मार्च किया, दर्जनों बैटल्स लड़ी। अब वो थक चुके हैं, जख्मी हैं और ये सोचने लगे हैं कि हम आखिर किसके लिए लड़ रहे हैं। जब अलेक्जेंडर और आगे ईस्ट बढ़ने की बात करता है, तो पहली बार उसकी आर्मी उसे मना कर देती है। उसकी पूरी जर्नी में पहली बार अलेक्जेंडर सोल्जर्स से नो। अलेक्जेंडर सिर्फ 13 साल तक पर्शिया पर शासन कर पाया। जून 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई, संभवतः किसी बुखार और थकावट से। उम्र सिर्फ 32 वर्ष, और उसके जाते ही उसका एम्पायर भी बिखर गया। कुछ हफ्तों में उसके जनरल्स आपस में लड़ने लगे। कुछ सालों में एम्पायर कई हिस्सों में टूट गया। सेल्यूकस ने पर्शियन प्रदेशों को लेकर सेल्यूसिड एम्पायर बनाया, जो 250 साल तक चला। टॉलेमी ने इजिप्ट संभाला
और अलेक्जेंड्रिया से शासन किया, वो शहर जो अलेक्जेंडर ने खुद बसाया था। पर इस टूटन में भी कुछ ऐसा था जो स्थायी हो गया, ग्रीक कल्चर और पर्शियन विजडम का मिलन। अलेक्जेंड्रिया ज्ञान का केंद्र बना। ग्रीक दर्शन ने पर्शियन सोच को छुआ और पर्शियन शासन प्रणाली ने ग्रीक राजनीति को बदला। यह हेलेनिस्टिक युग मानव इतिहास का सबसे रचनात्मक समय बना। गणित, चिकित्सा, दर्शन और खगोल विज्ञान में नए विचार आए। व्यापार मार्ग इंडिया से लेकर मेडिटेरेनियन तक फैल गए। विचार और ज्ञान दोनों दिशाओं में बहने लगे। कई मायनों में यही वो पल था जहां आधुनिक दुनिया की नींव रखी गई, जहां तर्क, जिज्ञासा और संस्कृति का आदान प्रदान शुरू हुआ। पर्शियन लोग खत्म नहीं हुए, उनकी भाषा, उनकी परंपराएं, उनका धर्म, सब कुछ रूप बदलकर जीवित रहा। सदियों बाद पार्थियन और सासनिड राजवंशों ने फिर से एक महान पर्शियन एम्पायर खड़ा किया। पर एक चीज सदा के लिए बदल चुकी थी, वो पुराना अकीमेनिड सिस्टम जहां सब कुछ पर्शियन केंद्रित था, अब इतिहास बन चुका था। उसकी जगह आई एक नई, मिश्रित, कभी अस्थिर पर बेहद जीवंत दुनिया, जहां सब कुछ ग्रीक और पर्शियन दोनों का हिस्सा था। अलेक्जेंडर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एम्बिशन का प्रतीक है। वो इंसानी इच्छा का वो चेहरा है जो हमेशा और चाहता है, और जब सब पा लेता है तब भी कुछ अधूरा रह जाता है। 2000 साल बाद भी उसका नाम गूंजता है। हर उस रूलर में जो दुनिया को जोड़ना चाहता है, हर उस सपने में जो हदें तोड़ना चाहता है, वो सब कुछ जीत गया था सिवाय समय के। पर्शियन एम्पायर गिरा इसलिए नहीं क्योंकि पर्शियन लोग कमजोर थे या अकुशल थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इतनी बड़ी और जटिल व्यवस्था बन चुका था कि वो खुद अपनी स्पीड का बोझ नहीं झेल पाया। वो एम्पायर जिसने सदियों तक दुनिया पर राज किया, अब एक वॉरफेयर से जूझ रहा था जिसके लिए वो बना ही नहीं था। अलेक्जेंडर जीता क्योंकि उसके पास सब कुछ था, ट्रेनिंग, टैक्टिक्स, लीडरशिप, और सबसे बढ़कर वो उस सिस्टम से तेज चलता था जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लड़ाई जीतना और एक एम्पायर चलाना दो बहुत अलग बातें हैं। पहले में वो जीनियस था, दूसरे में उसकी कहानी अधूरी रह गई। पर्शिया और मैसेडोनिया की ये लड़ाई गुड या ईविल की नहीं थी, ये थी दो वर्ल्ड्स की टक्कर, एक पुराना, विशाल और परंपरागत, दूसरा नया, तेज और साहसी। दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स थे, दोनों की अपनी कमजोरियां, लेकिन जब ये दोनों टकराए कुछ नया जन्मा। द हेलेनिस्टिक वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां ग्रीक और पर्शियन संस्कृतियां घुल मिल गईं, जहां ट्रेड रूट्स ने सभ्यताओं को जोड़ा और जहां आइडियाज सीमाओं के पार जाने लगे। और यही थी उनकी सबसे बड़ी जीत, एक ऐसा लेगेसी जो दोनों एम्पायर्स से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हिस्ट्री कभी सिंपल नहीं होती, ये भरी होती है कॉम्प्लेक्सिटी, डिफिकल्ट चॉइसेस और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस से। पर्शिया और अलेक्जेंडर का टकराव दुनिया को बदल गया, पर हमेशा वैसे नहीं जैसे उस समय के लोग सोच रहे थे। अगर तुम इस दौर के बारे में और जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोर्सेज और रीडिंग्स जरूर देखो। और अगर तुम्हें एम्पायर्स, वॉरफेयर और कल्चरल चेंज की यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, ताकि हम साथ में हिस्ट्री के और डिफाइनिंग मोमेंट्स एक्सप्लोर कर सकें। हिस्ट्री शेप्स आवर वर्ल्ड, और उसे समझना खुद को समझने की शुरुआत है।